साथियों नमस्कार। मैं अंजनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी पूरी यही इच्छा है लगातार कि हम आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करते रहें, ठीक है। और हमारी भी ये इच्छा है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादातर देखें और लोगों को बताएं, दोस्तों को बताएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में ही यहाँ पे आप अपने आप को बेसिक पॉइंट मिलेगा, है ना, और उसको नोट डाउन करते रहना। पिछली क्लास में अपन ने चालक, कुचालक, अर्धचालक के बारे में पढ़े थे। साथ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में अपन ने जाना था, है ना। चालक क्या है कि कहना चाहिए जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, या फिर जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो, या इसका एक और परिभाषा बन सकती है कि चालक वे हैं जिसकी अंतिम कक्षा में 1, 2, 3, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे चालक कहलाते हैं। इसके बाद कुचालक। कुचालक वे हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर अपन ने पढ़ा था। आजकल सेमीकंडक्टर का उपयोग बहुत ज़्यादा होता जा रहा है ना। तो सेमीकंडक्टर वो है कि जब वो ज़मीन से प्राप्त होते हैं वो प्योर इंसुलेटर होते हैं, है ना, प्योर कुचालक होते हैं। उसको चालकता बनाने के लिए, है ना, तो क्या करते हैं, डोपिंग प्रोसेस कराई जाती है। मतलब क्या किया जाता है कि उसमें अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है। तो तीसरी प्रक्रिया करा के कुचालक को तीसरी प्रक्रिया करा के चालक बना देना, ये हमारा अर्धचालक कहलाता है, ठीक है। या जिसकी अंतिम कक्षा में अपना कहना चाहिए कि 4 इलेक्ट्रॉन हो, वो हमारे सेमीकंडक्टर है, ठीक है। जैसे जर्मेनियम में अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, सिलिकॉन में होंगे, इंडियम और गैलियम में होंगे, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिएगा, है ना, प्ले लिस्ट में जा करके आपको वीडियो मिल जाएंगे। आज हमें क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान दें कि जैसे हमने क्या किया कि यहाँ से विद्युत धारा को फ्लो किया, है ना, यहाँ पर अपना लगा हुआ है एक बल्ब। जैसे ही विद्युत धारा हमने यहाँ पर एक लगा देते हैं स्विच, है ना, ये फेस है और ये न्यूट्रल। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, हमारी विद्युत धारा फ्लो होगी। मतलब हमारी विद्युत धारा को हम वैसे आई से डिनोट करते हैं, और विद्युत धारा हमारी फेस से हमेशा न्यूट्रल की ओर फ्लो होती, ठीक है, फेस से न्यूट्रल की ओर फ्लो होती। मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती। साथ में जो हमारी करंट इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, वो किधर से फ्लो होंगे, वो हमेशा न्यूट्रल से फेस की ओर फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन किधर की ओर फ्लो होंगे, न्यूट्रल से फेस की ओर फ्लो होंगे। इसको ये मतलब ध्यान देने योग्य बात ये है कि क्वेश्चन में अपने को ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की गति होती है ना, उसमें ऑप्शन देखकर को आपको समझना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर चलता है, ये तो हमारा विद्युत धारा हो गई, आई हो गई, और ये हमारी इलेक्ट्रॉन हो गई। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाते हैं, ठीक है, ये बात आप जान गए होंगे। मतलब विद्युत धारा के जस्ट अपोजिट हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ये मत कहिएगा कि जिधर हमारी करंट बहेगी उधर ही हमारी विद्युत धारा बहेगी, है ना। जी हाँ। अब जैसे ही हमारी विद्युत धारा इधर से फ्लो हुई, फ्लो होने के बाद ये अपना प्रभाव, जैसे बल्ब में अलग प्रभाव करेगा। बल्ब हमारा क्या करेगा, यहाँ से प्रकाश पैदा करेगा, ऊष्मा पैदा करेगा, है ना, गर्मी पैदा करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये एक अलग प्रभाव हो गया। जैसे हीटर हो गई ना, हीटर की जो कॉइल होती है वो कुछ इस तरह से हीटर में लगी होती है। आपको एक चीज कमेंट करके बताना है कि जो हीटर की कॉइल है वो किस धातु की बनी होती, आप कमेंट करके लिख के बताइएगा, ठीक है। ये जो हीटर है, जैसे इसको विद्युत धारा दिया गया, धीरे धीरे यहाँ पर क्या पैदा हो जाती, ऊष्मा पैदा हो जाती। तो ये भी विद्युत धारा का एक प्रभाव है। क्लियर हुई बात। मैंने लिया एक कहना चाहिए मोटर, मैंने एक मोटर लिया,
ये मोटर का अंदर का भाग है ना। इस मोटर में इधर होती है क्या, इधर होती है पोल्स, ठीक है, मैं बनाए दे रहा हूं, और इसमें होती है, और इन्हीं पोल्सों में क्या स्थापित की जाती है, फील्ड वाइंडिंग। क्या स्थापित करते हैं दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। और जैसे ही इसको सप्लाई दिया जाता है तो यहाँ पर क्या पैदा होता है, मैग्नेट यानी चुंबक पैदा होता है। यही प्रोसीजर जनरेटर में भी होता है। तो विद्युत का एक अलग से प्रभाव पैदा हो गया, सही है ना। एक और विद्युत का प्रभाव हुआ कि आपने लिया बैटरी, क्या लिया, बैटरी। बैटरी में अपन दो प्लेट डाल के रखते हैं, एक प्लेट का नाम है एनोड और एक प्लेट का नाम है कैथोड। नाम सुना होगा। अभी अपन उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे। एनोड किस धातु की बनी होती है, कैथोड किस धातु की बनी होती है, और जब हम उसको चार्ज करते हैं तो विद्युत धारा किधर से किधर की ओर प्रवाहित होगी, और डिस्चार्ज करने पर विद्युत धारा हमारी किधर से किधर की ओर प्रवाहित होगी। ये सारी जानकारी मिलेगी आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। अब क्या है, यहाँ पर केमिकल डाला जाता है। क्या डाला जाता है, केमिकल, जिसे आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो ना। और साथ में इसमें H2SO4, जिंक सल्फेट, ZnSO4 आदि इलेक्ट्रोलाइट को स्थापित किया जाता है। तो जैसे ही इसमें यहाँ पर बल्ब लगाते हैं, ये बल्ब जल जाता है, तो रासायनिक प्रभाव कहलाएगा। इसमें केमिकल डाला है ना, तो ये बैटरी जो है कौन से इफेक्ट पे कार्य करेगी, ये हमारी रासायनिक प्रभाव पे कार्य करेगी। तो इसी को आज पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग डालना है अपने को, विद्युत धारा के प्रभाव, है ना। हेडिंग है विद्युत धारा के प्रभाव, और उसके बारे में और उसका एग्जाम्पल सब कुछ। विद्युत धारा के प्रभाव, प्रभाव को इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्ट, है ना। पहला जो प्रभाव है दोस्तों वो है रासायनिक, मान लीजिए हो गया रासायनिक प्रभाव। पहला क्या है, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव एक प्रकार से हमारे सेल में, बैटरियों में, है ना, मतलब डीसी सप्लाई में ज्यादातर रासायनिक प्रभाव का इस्तेमाल होता है। अब इसमें रासायनिक प्रभाव आपका कैसा होगा कि जैसे अपना सेल है एक, ये हमारा सेल है, ठीक है ना। अब इसमें जैसे ही हम एक तार यहाँ टच करते हैं और इसको बल्ब में लगा देते हैं, और दूसरे तार को अपन यहाँ टच कर देते हैं, तो ये हमारा बल्ब क्या होता है, ग्लो होने लगता है। तो यहाँ पर केमिकल का मतलब रसायन का क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है, वो अपने आयनों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रभाव को बोलते हैं रासायनिक प्रभाव, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, किसी भी वस्तु को विद्युत धारा दी जाती, विद्युत धारा दी जाती है, तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में बट जाते हैं, है ना, आयनों में बट जाते हैं। अच्छा, इस प्रभाव को बोलते हैं रासायन, मतलब कहना चाहिए आयनाइजेशन, है ना, या आयनिक प्रभाव, और इसी को बोलते हैं अपन रासायनिक इफेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका एग्जाम्पल होगा सेल, है ना, बैटरी। अब इसका आप उपयोग भी जानते होंगे इमरजेंसी लाइट में, साथ ही साथ कहना चाहिए कि इन्वर्टर में भी बैटरी इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस इस प्रक्रिया में होती है, आर्क वेल्डिंग में भी डीसी का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये क्या है, रासायनिक इफेक्ट। इसके बाद है चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, है ना। विद्युत का तो ये खैर ये प्रभाव तो गजब हुआ है, इसका काफी इस्तेमाल हुआ है, तभी तो आजकल हम लोग अपने मतलब गर्मी के मौसम में पंखे का इस्तेमाल भी कर लेते हैं।
तो पंखा एक मोटर है ना। तो कहना चाहिए कि कोई पूछता है कि चुंबकीय प्रभाव का कोई एक उदाहरण बताएं, तो आप मोटर बता सकते हैं, है ना, जनरेटर बता सकते हैं, अल्टरनेटर बता सकते हैं, छोटा सा जनरेटर जिसे आप डायनेमो कहते हैं, तो डायनेमो भी उसी का उदाहरण है ना। तो क्या है, जब किसी चालक को, ठीक है ना, जब किसी चालक को विद्युत धारा दी जाती, ठीक है, विद्युत धारा दी जाती है, तो उस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है ना, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, एग्जाम्पल यदि आता है, एग्जाम्पल तो पूछता है, ऑब्जेक्टिव में चुंबकीय प्रभाव के कहना चाहिए एग्जाम्पल ही पूछेगा। आप ये मत सोचिएगा कि परिभाषा लिखिए, नहीं, एग्जाम्पल ही पूछेगा। तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं मोटर, जनरेटर, या आप कहना चाहिए कि एक सोलेनाइड कॉइल भी चुंबकीय प्रभाव पर ही कार्य करती है ना, सोलेनाइड कॉइल भी लिख लो। सोलेनाइड कॉइल क्या है, देखो कि आप एक मतलब कहना चाहिए कि इंसुलेटर ले लो, और इंसुलेटर में आप क्या करो कि एक वाइंडिंग तार को, कॉपर की तार को आप वाउंड कर दीजिए, है ना, और इसको आप डीसी सप्लाई दे दो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, है ना, और इससे हमें पता चल जाएगा, इससे क्या पता चलेगा कि एन पोल किधर बन रहा है, एस पोल किधर बन रहा है ना। जिधर से हम विद्युत धारा देंगे उधर एन पोल बनेगा, और जिधर से माइनस वाला देंगे उधर एस पोल बन जाएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये सोलेनॉइड कॉइल, इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई चुंबकीय बल रेखाएं दिख रही कि नहीं दिख रही। जैसे कई बार आप आगे पढ़ेंगे कि मतलब किसी भी कॉइल को विद्युत धारा दो, उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है ना, तो वो दिखनी चाहिए ना, बल रेखाएं दिखनी चाहिए। वो बल रेखा देखने के लिए आपको इस तरह करना पड़ेगा, और इसमें लोहे का चूर्ण यहाँ पे छिड़क दीजिए, डाल दीजिए, पता चलेगा, दिखने लगेगा कि हाँ यार मैग्नेटिक लाइंस हैं जो कि चुंबकीय बल रेखा एम से एस की ओर जा रही। ये हो गया आपका चुंबकीय प्रभाव, आप लिख भी लिए होंगे। अब इसके बाद हाँ, सोलेनाइड कॉइल, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, है ना, कौन, ट्रांसफार्मर भी इसी का उदाहरण है ना। अब आगे समझते हैं दोस्तों, अपने यदि लाइक नहीं किया है और आपको मजा आ रही है तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमको तो वही मिलना है ना, अपना तो इतना ज्यादा स्कोप ही नहीं है कि हम आपको लाइक को भी ना कहें कि ठीक है आपको करना है तो करो, है ना। इसके बाद है तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब ये तापीय प्रभाव क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए कि आपने एक प्रेस देखा होगा, है ना, प्रेस देखे हैं, नहीं देखे हैं तो खरीद लीजिए, और हमें ऐसा नहीं लगता कोई एक ऐसा लड़का हो जो प्रेस ना देखा हो भाई। अब ये जो प्रेस है ना, इसको जैसे ही हम सप्लाई से देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ चूंकि एक कॉइल होती है ना, क्या होती है यहाँ पे, कॉइल होती है अंदर, किसी भी प्रेस के अंदर ऐसे ऐसे करके कॉइल होती, ये कॉइल गर्म होती है, ऊष्मा पैदा करती, ताप पैदा करती है ना। ये कॉइल क्या करती है, ताप पैदा करती है, विद्युत धारा को रोकती है ये कॉइल, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। इस अवरोध के कारण वो वहां पे काफी ऊष्मा पैदा हो जाती, काफी गर्मी पैदा हो जाती है। तो कहना चाहिए कि किसी कॉइल को विद्युत धारा देने पर उसके चारों ओर
चारों ओर ऊष्मा पैदा हो जाए या ताप पैदा हो जाता है, ताप पैदा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव कहते हैं। और इसका उदाहरण है प्रेस, हीटर, गीजर, है ना, गीजर, साथ में क्या क्या होता है? टोस्टर, टोस्टर आपने खाया होगा, ब्रेड व्रेड सेकने के काम में आता है। हाँ, इंडक्शन कुकर भी होता है, इंडक्शन कुकर नहीं, इंडक्शन वो होता है ना मशीन जिसमें आप लोग पानी गर्म कर, हालांकि आजकल ऐसा ऐसा आ गया है कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल करने लगे गर्म करने के लिए, तो वो अलग है ना। तो ये हो गए 3 प्रमुख प्रभाव जो है मैंने आपको बताया। आशा करता हूं कि आपसे ये चीजें समझ में आई होगी। इनसे हो सकता है एक प्रश्न आपको जरूर मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।